टॉप 10 फंड्स जिनमें सबसे ज्यादा कैश होल्डिंग्स हैं मेजर इक्विटी कैटेगरीज में अब आपके स्क्रीन पर हैं। एट प्रेजेंट मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लगभग 1/3 एलोकेशन कैश में है और मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का अराउंड 1/4 एलोकेशन कैश में है। मेजर इक्विटी कैटेगरीज के टोटल 257 फंड्स में से 22 फंड्स ऐसे हैं जिनमें करंटली 10% से ज्यादा एसेट्स कैश में है और करीब 100 फंड्स ऐसे हैं जिनका कैश एलोकेशन 5% या उससे भी ज्यादा है। लेकिन आपको अपने फंड्स के कैश एलोकेशन लेवल्स की चिंता क्यों करनी चाहिए? थियोरेटिकली अगर फंड में ज्यादा कैश होता है तो वो उसके रिटर्न्स को ड्रैग डाउन कर सकता है, पर क्या ये रियलिटी में भी होता है? क्या आपको टेंशन लेनी चाहिए अगर आपके फंड का कैश होल्डिंग डबल डिजिट्स या सिंगल डिजिट तक पहुंच जाए? और क्या इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे फंड से एग्जिट कर देना चाहिए? हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनीज हिंदी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स के लिए हाई कैश एलोकेशन फायदे का सौदा साबित हुआ है या नुकसान का। वीडियो के ये इनसाइट्स आपको हेल्प करेंगे अपने पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करने में ताकि आप उससे मैक्सिमम रिटर्न्स निकाल पाएं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बट शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें। जब हम कैश होल्डिंग कहते हैं तो इसका मतलब एक्चुअल कैश नहीं बल्कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स होता है। दूसरा, हर फंड अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा कैश जरूर रखता है ताकि लिक्विडिटी मैनेज और रिडेम्पशन मैनेज की जा सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं कैश एलोकेशंस के थ्योरेटिकल प्रोज एंड कॉन्स के साथ। तो जब बात होती है कैश एलोकेशंस की या फिर म्यूचुअल फंड की लैंग्वेज में कैश कॉल्स की, तो पूरी इंडस्ट्री दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कुछ फंड मैनेजर्स कैश कॉल्स लेने के सपोर्टर हैं जबकि कुछ इसको अपोज करते हैं। अब जैसा कि हमने पहले भी मेंशन किया, हर फंड थोड़ा बहुत कैश तो रखता ही है ताकि लिक्विडिटी मैनेज हो पाए और रिडेम्पशंस का स्मूथ प्रोसेसिंग हो पाए। तो हम उस रेगुलर एलोकेशन को कैश कॉल नहीं मान रहे हैं। इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में कैश कॉल का मतलब है फंड का अपने एवरेज से ज्यादा कैश होल्ड करना। तो कैश कॉल्स के सपोर्टर्स क्या कहते हैं? वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि कैश कॉल्स उन्हें महंगी मार्केट कंडीशंस या ओवर वैल्यूड स्टॉक से बचने में हेल्प करती है। कैश कॉल्स का एक और फायदा ये होता है कि अगर मार्केट अचानक क्रैश करती है तो फंड मैनेजर के पास पहले से ही एक्स्ट्रा पैसे रेडी होते हैं जिसे वो गिरते हुए प्राइसेस पर अच्छे स्टॉक्स में लगा सकते हैं। और अगर मार्केट का आउटलुक बहुत अनसर्टेन हो तो उस वक्त कैश में रहना एक प्रोटेक्टिव और सेंसिबल मूव माना जा सकता है। इवन वॉरेन बफेट भी कैश कॉल्स के बड़े सपोर्टर हैं। मार्च 2025 तक उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे, जो एक इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट फर्म है, उनके पास $348 बिलियन का कैश पड़ा था। इसका रीजन था ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी, स्पेशली टैरिफ रिलेटेड टेंशंस। कभी कभी फंड का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी एजिलिटी इंपैक्ट हो जाती है और ऐसे केसेस में कैश कॉल लेना एक तरह से मजबूरी बन जाता है। टॉप 10 फंड्स जिनके पास सबसे ज्यादा कैश होल्डिंग है, उनमें से काफी फंड्स ऐसे भी हैं जिनके एसेट्स 10,000 करोड़ से भी ज्यादा हैं। कैश कॉल्स के ओपोनेंट्स ये मानते हैं कि ज्यादा कैश होल्ड करने से फंड को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देनी पड़ सकती है। अगर मार्केट लंबी ड्यूरेशन तक ऊपर जाती रहती है तो हाई कैश होल्डिंग वाला फंड काफी अंडर परफॉर्म कर सकता है। एक और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ये है कि कैश कॉल्स इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस को वायलेट करते हैं। जब कोई इन्वेस्टर एक इक्विटी फंड में पैसा लगाता है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उसका पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट होगा। लेकिन अगर फंड मैनेजर उस कॉर्पस का एक हिस्सा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डाल रहा है तो वो इन्वेस्टर की बेसिक एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पा रहा। और अगर इन्वेस्टर को थोड़ा डेट एक्सपोजर भी चाहिए होता तो वो सीधा एक हाइब्रिड फंड चूज कर लेता। इस वजह से इक्विटी फंड में हाई कैश एलोकेशन अनविटिंगली इन्वेस्टर के ओवरऑल एसेट एलोकेशन को डिस्टॉर्ट कर सकता है। ओवर वैल्यूएशन के आर्ग्यूमेंट का जवाब कैश कॉल्स के ओपोनेंट्स कुछ इस तरह देते हैं। ये फंड मैनेजर का काम होना चाहिए कि वो मार्केट में ऐसे स्टॉक्स ढूंढे जहां वैल्यू मिल रही हो, ना कि पैसा डेट में पार्क कर दे। तो अगर हम इस थ्योरेटिकल डिबेट को देखें तो ये क्लियर है कि चाहे कैश कॉल्स के सपोर्टर्स हो या ओपोनेंट्स, दोनों के पास अपने स्ट्रॉन्ग और लॉजिकल पॉइंट्स हैं। अब चलिए देखते हैं डेटा क्या कहता है। क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस भी इन आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करती है?
बट बिफोर वी मूव अहेड, क्योंकि हम कैश और म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, ये एक यूजफुल अपडेट है। अब आप अपने फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट्स को टच किए बिना अपने प्रेजेंट को एंजॉय कर सकते हैं विद लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स ऑन द ईटी मनी ऐप। इंटरेस्ट रेट सिर्फ 10.75% पर एनम है और सबसे बड़ी बात, कोई फिक्स्ड ईएमआई नहीं है। सिर्फ मंथली इंटरेस्ट पे कीजिए और प्रिंसिपल अमाउंट जब कन्वीनियंट लगे तब रीपे कीजिए। और हाँ, सिबिल स्कोर की भी जरूरत नहीं है। तो अभी जाइए ईटी मनी ऐप पर जाकर अपना एलिजिबल लिमिट चेक कीजिए। एक और बोनस, अगले 3 मंथ्स के लिए जितने भी विड्रॉल्स आप करेंगे उस पर स्पेशल रेट ऑफ 9.99% पर एनम मिलेगा। सो डोंट वेट, गो चेक इट आउट नाउ। तो चलिए अब एक बार देख लेते हैं कंपैरिजन की मेथोडोलॉजी। जो फंड्स हाई कैश होल्डिंग रखते हैं उन्हें हम 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। पहला सेगमेंट ऐसे फंड्स जो हमेशा अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कंसिस्टेंटली ज्यादा कैश होल्ड करते हैं। दूसरा सेगमेंट ऐसे फंड्स जो एक्टिवली कैश के अंदर बाहर होते रहते हैं, जिनकी कैश होल्डिंग्स काफी फ्लक्चुएट करती हैं। इस वीडियो में हम दोनों सेगमेंट्स को एनालाइज करेंगे। हम इन दोनों सेगमेंट्स के टॉप क्वार्टाइल यानी टॉप 25% ऑफ फंड्स के 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे बॉटम क्वार्टाइल यानी बॉटम 25% ऑफ फंड्स के 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स के साथ। इसी तरह हम उनके रिटर्न्स की वॉलेटिलिटी को भी कंपेयर करेंगे जो मेजर की जाएंगी इन रोलिंग रिटर्न्स के स्टैंडर्ड डिविएशन से। और इसके अलावा हम इन फंड्स के परफॉर्मेंस को उनके रिस्पेक्टिव इंडाइसेस के साथ भी कंपेयर करेंगे। हम ये एनालिसिस 5 मेजर फंड कैटेगरीज के लिए करेंगे: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और लार्ज एंड मिड कैप। उसके बाद हम एग्रीगेट पिक्चर को एनालाइज करेंगे ताकि ये समझ सके कि क्या कैश होल्ड करने वाले फंड्स उन फंड्स से बेहतर परफॉर्म करते हैं जो कैश होल्ड नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेट ऑफ फंड से, जो फंड्स अपने पीयर्स के कंपैरिजन में एवरेज से ज्यादा कैश अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को लेते हैं ताकि हम अपने कंपैरिजन मेथोडोलॉजी के सारे स्टेप्स को अच्छे से इलस्ट्रेट कर सकें। क्योंकि हम इस कंपैरिजन के लिए 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स यूज कर रहे हैं, इसीलिए ये जरूरी है कि फंड के पास रेलिवेंट हिस्टोरिकल डेटा हो। इसीलिए हमने सिर्फ उन्हीं फंड्स को कंसिडर किया जो जनवरी 2019 में एग्जिस्ट करते थे। ऐसा करने से हमें 2017 के रीक्लासिफिकेशन के बाद के काफी 5 ईयर रिटर्न सैंपल्स मिल गए। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में करंट लिस्ट के 39 फंड्स में से 23 फंड्स इस क्राइटेरियन को क्वालिफाई करते हैं। फिर हमने इन फंड्स को उनके एवरेज कैश होल्डिंग्स के बेसिस पर सॉर्ट किया ओवर द इयर्स। इस सॉर्टेड लिस्ट में से हमने टॉप 25% और बॉटम 25% फंड्स को पिक किया, जिससे हमारे पास टॉप और बॉटम क्वार्टाइल के फंड्स आ गए। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के लिए आपके स्क्रीन पर लिस्ट है, साथ ही उनका एवरेज कैश होल्डिंग भी दिया गया है। चलिए कंपेयर करते हैं टॉप क्वार्टाइल और बॉटम क्वार्टाइल फंड्स के एवरेज 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स और उन रिटर्न्स की वॉलेटिलिटी को, और साथ ही उनका कंपैरिजन करते हैं रेलेवेंट इंडेक्स के साथ, जो इस केस में है निफ्टी 500 TRI। वॉलेटिलिटी मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे एक मैट्रिक, स्टैंडर्ड डिविएशन। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन होगा उतना ही ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी। मीडियन लेवल पर देखा जाए तो जिनके पोर्टफोलियोज में ज्यादा कैश होल्डिंग रही है उन्होंने 16.5% के रिटर्न्स दिए हैं, जो इन फंड से थोड़े कम हैं जिनमें एवरेज के हिसाब से कैश होल्डिंग लो थी। लेकिन इन हाई कैश फंड्स की वॉलेटिलिटी भी काफी कम रही है। इनका मीडियन स्टैंडर्ड डिविएशन सिर्फ 3.05 था, जबकि लो कैश होल्डर्स का मीडियन स्टैंडर्ड डिविएशन 4.3 था। अगर हम इन दोनों ग्रुप्स को निफ्टी 500 TRI के साथ कंपेयर करें तो दोनों ने इंडेक्स से अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन उनकी वॉलेटिलिटी भी निफ्टी 500 TRI से कम रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो ओवरऑल फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अगर देखा जाए तो हाई कैश फंड्स ने थोड़ा लो रिटर्न दिया है, लेकिन रिटर्न के साथ साथ फ्लक्चुएशन भी काफी कम दिखाई है। तो अब चलिए देखते हैं कि जब हमने यही कंपैरिजन एक्सरसाइज लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के लिए किया तो हमें क्या फाइंडिंग्स मिली। रिटर्न्स के मामले में देखा जाए तो हाई कैश होल्डर्स ने मोस्टली लो कैश होल्डर्स और इंडेक्स दोनों से बेटर परफॉर्म किया है। स्मॉल कैप कैटेगरी में ये थोड़े पीछे जरूर रहे हैं, लेकिन वहां भी इनका परफॉर्मेंस इंडेक्स से बेटर था।
वॉलेटिलिटी के एंगल से भी हाई कैश होल्डर्स ने मोस्टली बेटर कंट्रोल दिखाया है। सिर्फ लार्ज कैप कैटेगरी में इनकी वॉलेटिलिटी थोड़ी सी इंडेक्स से ज्यादा रही। तो ओवरऑल आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाई कैश फंड्स स्टेबल रिटर्न्स के साथ साथ वॉलेटिलिटी को भी कंट्रोल करते हैं, और ये कॉम्बिनेशन होता है द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। अब चलिए देखते हैं वो फंड्स जिनमें कैश होल्डिंग्स काफी फ्लक्चुएट करती हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अब चलते हैं सेकंड सेट ऑफ फंड्स की तरफ। ये वो फंड्स हैं जो शायद एवरेज के हिसाब से पोर्टफोलियो में ज्यादा कैश होल्ड नहीं करते, लेकिन ये फंड्स कैश में टैक्टिकली एंटर और एग्जिट करते रहते हैं। इस वजह से इनके कैश होल्डिंग्स में काफी फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। अब सवाल ये है, क्या ऐसे फंड्स बेटर परफॉर्म करते हैं उन फंड्स के कंपैरिजन में जिनके कैश होल्डिंग्स में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती। कैश होल्डिंग्स के फ्लक्चुएशन को मेजर करने के लिए हम एक मेट्रिक यूज करेंगे जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी सीवी। सीवी हमें यह बताता है कि कोई भी मेट्रिक अपने एवरेज लेवल से कितना फ्लक्चुएट करता है। ये हमें असेस करने में हेल्प करेगा कि किसी फंड के कैश होल्डिंग्स अपने एवरेज से कितना ऊपर या नीचे जाते हैं। सीवी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन को एवरेज से डिवाइड करके उससे 100 से मल्टीप्लाई करना। जितना ज्यादा सीवी उतना ज्यादा फ्लक्चुएशन फंड के कैश होल्डिंग्स में। एग्जाम्पल लेते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका एवरेज कैश होल्डिंग 7.5% है, जैसे हमने पिछले सेक्शन में देखा था। इस फंड के कैश एलोकेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है 3.89, तो सीवी होगा 3.89 डिवाइडेड बाय 7.65 मल्टीप्लाई बाय 100, 50.8%। अब कंपेयर करते हैं इसको क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। इसका एवरेज कैश होल्डिंग सिर्फ 3.65% है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड डिविएशन काफी ज्यादा है, 4.81, तो इसका सीवी है लगभग 132%। इसका मतलब ये है कि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड एवरेज में तो कम कैश रखता है, लेकिन मार्केट टाइमिंग करते हुए कैश में एंटर और एग्जिट काफी अग्रेसिवली करता है। तो चलिए देखते हैं वो फंड्स जो अपनी कैश होल्डिंग के सीवी के बेसिस पर टॉप और बॉटम क्वार्टाइल में आते हैं। सो एज कंपेयर टू द प्रीवियस लिस्ट ऑफ हाई एंड लो कैश होल्डर्स, इस बार की लिस्ट में कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस देखने को मिले हैं। कुछ फंड्स अपनी जगह पर बने हुए हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप, टाटा फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप और यूटीआई फ्लेक्सी कैप। फिर कुछ नए एंट्रेंट्स भी हैं, जैसे क्वांट फ्लेक्सी कैप, ईडलवाइज फ्लेक्सी कैप, एसबीआई फ्लेक्सी कैप एंड सो ऑन। और फाइनली एक फंड कोटक फ्लेक्सी कैप ने अपना सेगमेंट स्विच किया है। अब इन दोनों क्वार्टाइल के फंड्स का परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ और निफ्टी 500 टीआरआई के साथ भी। टैक्टिकल कैश एलोकेटर्स, यानी वो फंड्स जो एक्टिवली कैश एलोकेशन को एडजस्ट करते हैं, उनके मीडियन रिटर्न्स उन फंड से ज्यादा रहे हैं जो अपने कैश लेवल्स में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिखाते। ये रिटर्न्स निफ्टी 500 से भी बेहतर रहे हैं। लेकिन अगर वॉलेटिलिटी की बात करें तो टैक्टिकल कैश एलोकेटर्स ज्यादा वॉलेटाइल निकले, चाहे वो कम फ्लक्चुएट करने वाले फंड्स हो या निफ्टी 500 इंडेक्स खुद। तो चलिए अब देखते हैं क्या यही पैटर्न हमें बाकी फंड कैटेगरीज में भी देखने को मिलता है। सो रिटर्न्स के मामले में देखा जाए तो जिन फंड्स में कैश फ्लक्चुएशन ज्यादा होते हैं वो दो फंड कैटेगरीज में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स के केस में ये फंड्स पीछे रह जाते हैं। हाँ, मिड कैप कैटेगरी में ये हाई फ्लक्चुएशन वाले फंड्स लो फ्लक्चुएशन फंड से बेहतर परफॉर्म करते हैं। वॉलेटिलिटी के एंगल से देखें तो इन फंड्स में वॉलेटिलिटी ज्यादातर केसेस में इंडेक्स और लो फ्लक्चुएशन फंड्स दोनों से ज्यादा होती है। सो ओवरऑल जिन फंड्स में कैश होल्डिंग काफी फ्लक्चुएट करती है उनसे अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ। तो चलिए अब इस वीडियो के की फाइंडिंग्स को एक बार समराइज करते हैं कंक्लूडिंग सेक्शन में। हमने इस वीडियो की शुरुआत एक सवाल से की थी, क्या आपको अपने फंड के हाई कैश एलोकेशन को लेकर चिंता करनी चाहिए? इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए हमने दो तरह के हाई कैश एलोकेशन एनालाइज किए। एवरेज लेवल पर हाई कैश एलोकेशन कैश होल्डिंग्स में ज्यादा फ्लक्चुएशंस। जो फंड्स एवरेज लेवल पर कैश होल्ड करते हैं उनका परफॉर्मेंस लो कैश होल्डर्स से बेहतर रहा। जिन फंड्स में कैश होल्डिंग्स काफी फ्लक्चुएट करती हैं उनका भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, लेकिन वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा थी।
ये ज्यादा वॉलेटिलिटी उनके टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट अप्रोच की वजह से हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो कैश लेवल्स का फंड के परफॉर्मेंस पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता। लेकिन अब सवाल ये है, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। मोस्ट फंड्स जो प्रेजेंट में हाई कैश होल्डिंग्स रखते हैं, उन्होंने अपने रिस्पेक्टिव इंडाइसेस को 3 मंथ पीरियड के दौरान अंडर परफॉर्म किया है। ये सजेस्ट करता है कि हाई कैश होल्डिंग्स वाले फंड शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आपका फंड हाई कैश होल्ड कर रहा है और पिछले कुछ महीने में अंडर परफॉर्म किया है, सबसे सिंपल स्टेप है थोड़ा वेट करके देखिए। ये इशू लॉन्ग टर्म में खुद करेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस हाई कैश लेवल्स की वजह से अनईजी लगता है, या फिर आप चाहते हैं कि आपका फंड ज्यादा टाइम इन्वेस्टेड रहे, तो आप कैश कॉल्स नहीं लेने वाला फंड चूज कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप ईटी मनी ऐप पर जा सकते हैं। यहाँ आपको मिलेंगे इनोवेटिव वेज मार्केट के किसी भी फेज को नेविगेट करने के, वो भी परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज किए बिना। और बस आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ जरूर शेयर करें। हम जल्दी वापस आएंगे एक और यूजफुल एनालिसिस के साथ। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.